नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े अभिनेता हैं, कितने बड़े स्टार हैं, सब जनता के सामने बेकार हैं। इसलिए क्लास तो सबकी लगेगी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलता है इतने विस्तार से कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। यहां से कोई आपको फिर घुमा नहीं सकता है। और हां, जो बार बार याद दिलाता हूं, ये न्यूज का फैमिली शो है। बच्चों को भी दिखाइए। गारंटी मेरी है कि इस अंदाज में खबर बताऊंगा कि उनको मजा भी आएगा, समझ भी आएगा और वो खबर देखेंगे, न्यूज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो पाठशाला में आज पहली क्लास किसकी लगेगी? किसानों का नाम लेने वालों का खेल बिगड़ गया है क्या? आज इस सवाल का जवाब तलाशते हुए आपको पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि सत्यपाल मलिक और राकेश टिकैत धमकाने क्यों लगे हैं। क्या हो गया ऐसा? राज्यपाल सत्यपाल मलिक का रिटायरमेंट प्लान हम आपको बताएंगे। हर आदमी को इस उम्र में चिंता तो होती है, रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा। सत्यपाल मलिक का रिटायरमेंट प्लान क्या है? योगी अगर मथुरा से लड़े तो चुनाव कितना बदलेगा? ओमाइक्रॉन को मासूम समझने वालों के लिए भी एक जरूरी क्लास लेकर आया हूं, तो वो भी चर्चा होगी। कोरोना की परीक्षा में राज्यों के 100 में 17 नंबर कैसे आए, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि सब बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं। जब आपके लिए कितना सोचते हैं इसका टेस्ट लिया गया तो 100 में 17 नंबर आए राज्यों के। और फिर आखिर में हिस्ट्री की क्लास में देश की पहली महिला शिक्षक का चैप्टर खोलूंगा। शुरू करते हैं आज की पाठशाला। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसान आंदोलन के नाम पर सियासी टारगेट फिक्स किए गए। आपको नहीं मिलते जैसे दफ्तर में मिलते हैं, भाई अप्रैल तक इतना टारगेट पूरा करना है, मई तक इतना टारगेट पूरा करना है, दिसंबर में इतना टारगेट पूरा करना है। तो कुछ लोगों को सियासी टारगेट मिला था, फिक्स कर दिया गया था कि आपका टारगेट ये होगा। अब जब ये सियासी टारगेट मिस होते दिख रहा है, नहीं हो रहा है ना भाई, टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो फिर से किसान आंदोलन शुरू करने की धमकियां दी जा रही। आज पाठशाला में सबसे पहले इन्हीं लोगों की क्लास लगाएंगे। आपको बताएंगे कि जब किसान आंदोलन खत्म हो गया, किसान अपनी मर्जी से घर चला गया, कृषि कानून वापस हो गए, सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच डील हो गई, कुछ लोग उसमें जाकर पंजाब में चुनाव भी लड़ने लग गए, अपनी अपनी पार्टी बना ली, तो फिर राकेश टिकैत और सत्यपाल मलिक ये लोग बेचैन क्यों हो रहे हैं भाई? आपकी क्या परेशानी है? और उनमें भी राकेश टिकैत से पहले जरा सत्यपाल मलिक की बात करता हूं। ये राज्यपाल हैं, इनको सुनिए जरा। राज्यपाल हैं लेकिन उनकी किसानों के नाम पर हो रही राजनीति में बहुत दिलचस्पी है। मेघालय के राज्यपाल हैं, अपने राज्य की बात करते हैं। सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के चरखी दादरी में रविवार को एक कार्यक्रम में किसानों की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जहां जाते हैं ये बताते हैं पीएम मोदी से क्या बात हुई, और कुछ ऐसा कहा जो किसी को हजम नहीं हो रहा। और यह बात एक राज्यपाल को शोभा भी नहीं देती कि आप अगर वाकई ऐसी बात भी हुई हो या कोई भी बात हुई हो, दो लोगों की बंद कमरे में बात होती है तो भी वो तीसरे को बताना ठीक होता है नहीं होता है, इस पे चर्चा की जा सकती है। एक पीएम और एक राज्यपाल की चर्चा, ये जब जाते हैं मंच पर खड़े होकर बोलने लगते हैं मैंने उनको ये बोल दिया, मैंने उनको वो बोल दिया। क्योंकि पीएम आकर डिनायल देते नहीं है, वो अपने पद की गरिमा मानते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने जो बोला है मैं बाहर नहीं आने दूंगा, लेकिन ये आकर बोल देते हैं। और अब जो नया बोला एक बार सुनिए उसको। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। अब सत्यपाल मलिक जो है वो या तो दूसरों को बहुत मासूम समझ रहे हैं कि लोग उनकी हर बात को मान लेंगे कि अंदर ये क्या बात करके आए, या फिर खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं जो प्रधानमंत्री उनको हर बात बताते हैं।
सत्यपाल मलिक की इस बात पर आज अलग से क्लास लगेगी, लेकिन इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने जो बात कही कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित है, मांगे नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा, उसको भी एक बार सुन लीजिए, फिर आगे क्लास लगेगी इनकी। तो सर देखिए, एमएसपी की बात हो गई, किसान अब भी ये कह रहे हैं कि उनकी और अन्य मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई। अभी आपने भी ये कहा कि अगर किसानों के साथ कुछ हुआ तो चाहे जो भी उन्हें आपको मिले वो छोड़ने को तैयार। देखिए, अभी चीज़ें रह रही हैं, मुकदमे हैं, वहाँ सरकार को ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ वो मुकदमे खत्म करने पड़ेंगे। इसी तरह एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार अगर ये समझती हो कि आंदोलन खत्म हो गया तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। अगर किसानों के साथ अन्याय या जाति होगी तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में आप उनके साथ में हर हाल में। अब सत्यपाल मलिक सरकार से कह रहे हैं कि आपको ईमानदारी दिखानी होगी। पहले सत्यपाल मलिक जी आपकी ईमानदारी का थोड़ा टेस्ट करते हैं। अगर सत्यपाल मलिक को वाकई किसानों की चिंता है तो पंजाब में किसान इतने दिन से ठंड में रेलवे ट्रैक पर बैठा है और कह रहा है कि कर्ज माफी करो, नहीं हो रही, केसेस वापस लो, अभी तक क्यों नहीं लिए, या फिर गन्ने की जो फसल हुई थी उसका बकाया कब जो है वो चुकाया जाएगा। ऐसी तमाम लंबी लिस्ट है किसानों की। सत्यपाल मलिक ने एक बार पंजाब की बात नहीं की। सत्यपाल मलिक के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं और वो जाकर क्या बात करके आए हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। अरे कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अब कल को मैं कह दूं मैं सत्यपाल मलिक से मिलकर आया था और उन्होंने कहा कि उनको अमेरिका में चुनाव लड़ना है, मैं जो है वो जाकर बराक ओबामा से या फिर डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लूं। अब कहने को कह दूंगा, लेकिन लोग कहेंगे ना भाई अरे कुछ सबूत तो दो, सत्यपाल मलिक जी तो गवर्नर है, वो अमेरिका जाके चुनाव क्यों लड़ेंगे। तो जब कनेक्शन नहीं मिलेगा तो लोग मुझसे पूछेंगे, वैसे ही सत्यपाल मलिक से पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, जिस व्यक्ति ने किसानों के अकाउंट में जो है वो लगातार पैसा डाला सम्मान निधि का, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई, वो व्यक्ति कह रहा है कि किसान जो है मरे हैं, क्या मेरे लिए मरे हैं। और ये आज क्यों बता रहे हैं? अगर इतना झगड़ा हो गया था तो तभी बता देना था, तभी गुस्से में इस्तीफा फेंक के आना था कि लीजिए इस्तीफा, किसानों के बारे में ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं रहूंगा राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल की कुर्सी इनसे छूटती नहीं है। आप कल को कोई कह दे बागपत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसका कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना। अच्छा, ये अकेले नहीं है, उधर राकेश टिकैत अलग बेचैन हो रहे हैं। भिवानी की महापंचायत में रविवार को राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अभी तो 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला वार भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पालकर दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं। ना पूरी तरह मुकदमे वापस हुए हैं और ना ही एमएसपी पर कोई कमेटी बनी है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आंदोलन की बदौलत ही जमीन और गांव को बचाया जा सकता है। सरकार हर विभाग का निजीकरण कर बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने इस बयान में एक बार भी नहीं कहा कि केस किसको वापस लेने थे, राज्यों को। तो क्यों राकेश टिकैत जाकर पंजाब में मोर्चा क्यों नहीं खोलते? नहीं, उनको ट्रैक्टर मार्च निकालना है दिल्ली में। पंजाब वाली सड़क जो है उनके लिए जैसे किसी ने खोद दी हो, ट्रैक्टर उधर मोड़ेंगे तो घप से गिर जाएंगे, ऐसा वाला हाल। ये अलग बेचैन चल रहे हैं कैसे आंदोलन दोबारा खड़ा हो जाए। यहां कोरोना दोबारा खड़ा हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है कि किसानों का क्या होगा, देश का क्या होगा, आंदोलन खड़ा कर दो। लेकिन राकेश टिकैत के बयान पर भारतीय किसान यूनियन ने भी सफाई दी। एक तो इनके साथ दिक्कत ये जो कहते हैं वो अलग चलता है, किसान यूनियन अलग चलता है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि कुछ न्यूज चैनल गलत जानकारी के कारण खबर चला रहे हैं कि चौधरी राकेश टिकैत जी ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर पिछले साल 26 जनवरी की तर्ज पर इस बार भी किसान चाहता है कि वो अपने गांव की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च करे। तो किसान यूनियन कह रहा है कि गांवों की सड़कों पर किसान जो है वो मार्च निकालना चाहता है। राकेश टिकैत कह रहे थे कि वो दिल्ली चला जाएगा, वो संसद भवन चला जाएगा, वो रिपब्लिक डे की परेड निकालेगा। अरे लेकिन पहली बात तो निकालिएगा क्यों?
जब कमेटी बनी है, वो कर रही है चर्चा, निकालना है तो ट्रैक्टर मार्च निकाल के पंजाब भी जाइए, लेकिन वहां नहीं जा सकते। मैंने कहा सड़क खोद दी है। और दूसरी बात, अगर गांव में ही निकालना है तो राकेश टिकैत को बयान देने की जरूरत क्या है? निकालिए, किसी ने मना किया है क्या? गांव में निकालिए, जिसको निकालना निकालिए भाई, सबके लिए रिपब्लिक डे है, निकालिए गांव में। किसान आंदोलन फिर शुरू करने की बेचैनी क्यों है, और यह बेचैनी क्यों है, यह समझना है तो आपको पश्चिमी यूपी पर हमारा सर्वे देखना होगा। टाइम्स नाउ, नवभारत और वीटो के सर्वे ने बताया पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में बीजेपी को 57 से 60 और समाजवादी पार्टी को 35 से 38 सीटें मिल रही। बीएसपी का हो सकता है खाता भी ना खुले, और बहुत खुले तो 1 सीट आए। कांग्रेस को 1 या 2 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अन्य के खाते में कुछ नहीं जाएगा। अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कुछ लोगों के सियासी टारगेट थे, वो सियासी टारगेट मिस हो रहे हैं, और इसलिए उनको परेशानी हो रही है कि आंदोलन दोबारा खड़ा करो भाई, ये तो टारगेट मिस हो रहा है। अच्छा, वोट शेयर के मामले में आपको दिखाता हूं, ये जो हमारा सर्वे है इसमें वोट शेयर क्या कह रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। पश्चिमी यूपी का वोट शेयर को कितनी वोट मिल सकते हैं आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए। बीजेपी को पश्चिमी यूपी में, जिसमें कहा गया किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है, ये सत्यपाल मलिक और राकेश टिकैत जैसे नेता जो हैं वो बहुत प्रभाव छोड़ेंगे, वहां बीजेपी को 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को वहां पर आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बावजूद 36.7% है। बीएसपी को 16%, इतना हंगामा होने के बाद भी, और कांग्रेस को मात्र 2.5%, 2.5%। यह अनुमान है कि आज की तारीख में वोटर जो बता रहा है उससे यह लग रहा है कि बीजेपी को पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, और 40% वोट मिलने का मतलब आप समझते हैं, फिर सीटें आनी तय हो जाती हैं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से बीजेपी को जिस बड़े नुकसान की बात हो रही थी वो तो सर्वे में दिख नहीं रहा है। अच्छा, फिर यह भी सर्वे में पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन का चुनाव पर असर पड़ेगा। हमने सीधा पूछ लिया पब्लिक से, इधर उधर क्या घुमाना, तो 39% लोगों ने माना कि असर पड़ सकता है, लेकिन 52% लोगों ने कहा, 52% लोगों ने कहा कि चुनाव पर किसान आंदोलन का असर ही नहीं पड़ेगा। अब 52% आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है, और जो डाउटफुल हैं 9%, उनका क्या ही कहा जाए, वो तो फिर डाउट, अगर डाउट है तो फिर तो नहीं में भी जा सकता, तो ये 61% पहुंच सकता है। अगर किसी को लगेगा कि भाई किसान के साथ गलत, वो सीधा मुंह खोल के बोलेगा ना भाई कि नहीं असर पड़ेगा, डाउट में थोड़ी रहेगा, डाउट में है इसका मतलब वो नहीं की तरफ हो जाएगा। 61% सियासी टारगेट मिस हो गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक वर्ग योगी सरकार को किसान हितैषी भी मान रहा है। हमने लोगों से यह भी पूछ लिया कि क्या योगी सरकार किसान हितैषी है। 48% लोगों का जवाब हां में था, 37% नहीं में, और 15% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते। मतलब 50, अगर 7.5% बांट दीजिए तो उधर 55% के पार चला जाएगा। तो जिस किसान आंदोलन की इतनी चर्चा हुई, उसके बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को लोग किसान हितैषी बता रहे हैं। अच्छा, किसानों के मुद्दे का बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को कोई बड़ा असर पड़ता दिख ही नहीं रहा है। एक सवाल यह भी पूछा कि यूपी के ग्रामीण इलाकों की पसंदीदा पार्टी कौन है। 40% लोगों ने कहा कि बीजेपी उनकी पहली पसंद है। गांव में जिस बीजेपी के लिए कहा जाता है कि परंपरागत तौर पर वो शहरी पार्टी होती थी, शहर का वोटर उसको पसंद करता था, वो पार्टी आज की तारीख में 40% वोट के साथ गांव में पहली पसंद है। समाजवादी पार्टी 14.5%, बीएसपी 16%, कांग्रेस 5% और अन्य 4%। सियासी टारगेट मिस हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में अनुमान है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी में सरकार बना लेंगे, और अखिलेश यादव को अभी 5 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हमने पूछा कि यूपी के 403 सीटों में अलग अलग जगहों पर यूपी क्या कह रहा है, 403 सीट,
और हमारा आकलन ये कह रहा है, जो इस सर्वे में आया, और ये सर्वे हम हर हफ्ते दर हफ्ते करेंगे, आपको दिखाते जाएंगे, 403 में बीजेपी प्लस को इनको सीटें आ रही हैं 230 से 230 से 249 तक, 250 तक पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी, ये हमारा सर्वे कह रहा है, समाजवादी पार्टी और उनके साथियों को 137 से 152, मतलब ये अभी जो हाफ वे मार्क है उससे दूर हैं। बीएसपी, इनको जो मिल रहा है वो 9 से 14 सीट है, 9 से 14 सीट। और कांग्रेस पार्टी, हमारे यहां बिहार में कहते हैं बहुत कूक के दम लगाया, तो उतना दम लगाने के बाद भी 4 से 7 सीट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं ये लोग। अब बताइए, ये सर्वे देख ले राहुल गांधी का इटली में पूरी छुट्टी खराब हो जाए। गए हुए ना, इटली गए थे अभी छुट्टी मनाने। तो अब बताइए, इतना करने के बाद भी अगर बीजेपी यहां खड़ी है, सीटें कम हो रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी, 5 साल की सरकार है, लेकिन इस नंबर के आने का मतलब है कि स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, किसी से मदद की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए वो है 202, और ये 202 से तो बहुत ऊपर है। 3% का मार्जिन इधर उधर भी मान लीजिए तो भी ऊपर रहेंगे। इसलिए कुछ लोग परेशान हैं, उनको किसान से मतलब नहीं है, उनको सियासी टारगेट से मतलब है। सत्यपाल मलिक ने पीएम के बारे में जो कहा, उस पर भी बात करना जरूरी है। पहली बात तो, सत्यपाल मलिक की बातों पर भरोसा क्यों किया जाए? हम कैसे मान लें कि जब आपने अंदर जो बात की उसको निष्ठा के साथ अंदर नहीं रखा, तो जो बाहर ला रहे हैं वो सही बता रहे हैं? जिस प्रधानमंत्री की राजनीतिक सोच विरोधियों से 10 कदम आगे की दिखती है, वो किसानों को लेकर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? वो भी उस सत्यपाल मलिक से जो लगातार उनको कोस रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। पॉसिबल है? दूसरी बात, सत्यपाल मलिक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री को इस तरह से बोल रहे हैं? अगर सत्यपाल मलिक को राजनीति करनी है तो राज्यपाल का पद छोड़ देते। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सत्यपाल मलिक को सरकार हटाती भी नहीं और सत्यपाल मलिक खुद इस्तीफा देते भी नहीं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो हैं, वो मोदी पर पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। मैंने उनको पाठशाला में बुलाया था, एक क्लास लगी थी उनकी, तब इंटरव्यू में एमएसपी पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि पीएम से मेरी क्या बात हुई है वो आपको क्यों बताऊं। मुझे बताने में उनको परहेज थी, लेकिन वहां मीटिंग में जा जाकर और लोगों के सामने बैठ बैठकर खुल के बताते हैं कि मुझसे क्या बात हुई, वो ये वो बोले, वो बोले। एक बार सुनिए वो पुराना इंटरव्यू का बयान। आप जो कह रहे हैं उससे बहुत सारे लोग डिफर करते हैं, वो अलग बात सोचते हैं और वो कहते हैं एमएसपी पर कानून देश के लिए ब्लंडर होगा और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसीलिए एमएसपी पर कानून की जिद पर अब किसानों को अड़ा दिया गया है ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा उठाया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये बिल्कुल गलत सोच है इन लोगों का, और मुझे ऐसे लोगों की सोच से परवाह नहीं है, और इसमें कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है। आपको याद नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एमएसपी के पक्ष में लिखा था। तो आपने एक बार प्रधानमंत्री को फोन करके बोला कि बना दीजिए एमएसपी बीजेपी के फोन करके मैंने उनको क्या कहा नहीं कहा वो मैं आपसे क्यों शेयर करूं। सत्यपाल मलिक ने फोन करके उनको क्या कहा ये वो मुझसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के सामने जहां सियासत जो है वो बड़ा मुद्दा होती है वहां बैठ के बताते हैं पीएम ने मुझे ऐसे बोला, बहुत एरोगेंट थे, अमित शाह के पास भेज दिया, अमित शाह ने ये कह दिया, तो रिकॉर्डिंग ही कर लेते, फिर बचा क्या है, लोगों को सबूत दे देते। अच्छा, इसी पाठशाला में जब मैंने उनसे पूछा कि अगर उनको लगता है कि किसानों के साथ ज्यादती हुई तो पद छोड़ दीजिए, किसानों का साथ छोड़ देने और उनके बीच पद पहुंच जाते पद छोड़कर, तो कहते कि उस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बिठाया है, वो कहेंगे तब हटूंगा। अगर सर आपको ये लगा कि हरियाणा में किसान के साथ गलत हुआ, दिल्ली में किसान के साथ गलत हुआ, तो आपने गवर्नर का पद क्यों नहीं छोड़ दिया? आप बोलते कि रखो अपना गवर्नर का पद, मैं नहीं रह सकता, नहीं सह सकता, तुमने किसानों के साथ ऐसा कर दिया।
भाई मैं बहुत गलती करी, मैं आपको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया। मेरा ये आपको मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सर, मैं क्यों छोड़ दूं गवर्नर का पद? जिसने मुझे बनाया वो अगर कह देगा नहीं गलत, मुझे आपकी शालीनता से कुछ लेना देना नहीं, और पब्लिक के जो मन में वो रखे। लेकिन मुझे गवर्नर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया था, वो अगर इशारा भी कर देते या कर देंगे तो मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगा। दरअसल कहानी यह है कि सत्यपाल मलिक नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। नहीं होता ना सर, गर्दन कटानी पड़ती। आप नाखून कटा के कहते हैं हमको शहीद बोलो। शायद इसलिए सरकार उन्हें यह मौका नहीं दे रही। सत्यपाल मलिक का इतिहास एक बार हम आपको बता चुके हैं, फिर से याद दिलाना जरूरी है। सत्यपाल मलिक बागपत के रहने वाले हैं और पश्चिमी यूपी के पुराने नेता हैं। वो किसानों के सबसे बड़े नेता रहे, चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे। लेकिन वो चौधरी चरण सिंह से लेकर वीपी सिंह, मुलायम सिंह और बीजेपी और कई सियासी खेमों में भी रह चुके हैं। वो वक्त वक्त पर पार्टियां बदलते रहे। 1974 में वो चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से बागपत सीट से विधायक बने। इमरजेंसी में 1977 में जेल गए थे। 1980 से 1985 तक वो लोकदल से राज्यसभा सांसद रहे। 1985 से 89 तक वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे। बोफोर्स के मुद्दे पर वो कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह के साथ चले गए। 89 में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर वीपी सिंह सरकार में मंत्री बन गए। बाद में वीपी सिंह को भी छोड़ दिया और मुलायम सिंह के साथ हो लिए। 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। बाद में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी छोड़ दी, फिर बीजेपी के साथ हो लिए। 2004 में वो बीजेपी के टिकट से बागपत से लोकसभा चुनाव लड़े और चौधरी अजीत सिंह से हार गए। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बनाया गया। मोदी सरकार आने के बाद उन्हें 2017 में पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया। फिर अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। फिर नवंबर 2019 में उन्हें जम्मू कश्मीर से हटाकर गोवा का राज्यपाल बनाया गया। अगस्त 2020 में उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। लेकिन सत्यपाल मलिक लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके इरादे क्या हैं? क्या यूपी चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है? इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अगर आप उनका रिटायरमेंट प्लान समझें। सत्यपाल मलिक, इनका रिटायरमेंट प्लान क्या है? हर किसी को होता है, इस उम्र में तो होता ही होता है। गवर्नर बने सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 बिहार के राज्यपाल बने थे। और रिटायर कब हो रहे हैं, मतलब पद से कब हट जाएंगे? सितंबर 2022 में, 2022 इसी साल। यानी 9 महीने उनके पास बचे हुए हैं। अब अगर 9 महीने में ये पीएम से क्या बात हुई नहीं हुई, इसकी कहानियां जो हैं वो सामने रख रख के कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर रिटायरमेंट तो होना ही। और एक बार रिटायर हो गए तो फिर सियासत में लोग ज़्यादा पूछते नहीं हैं। खैर, हम तो पूछेंगे। सत्यपाल मलिक को हमारी क्लास में तो अब वो आएंगे नहीं, पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन हम तो पूछते हैं भाई। सब खराब लगता है तो लगता है, लेकिन पब्लिक के मन में है तो पूछना पड़ता है। लेकिन पब्लिक के मन में एक और सवाल है। यूपी चुनाव का मथुरा चैप्टर आपके सामने खोलता हूं और सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल तब से ट्रेंड कर रहा है जब से योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन उनकी सीट कौन सी होगी, इस पर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वो गोरखपुर के इलाके से लड़ेंगे जो उनकी कर्मभूमि रही है, जहां से वो सांसद भी रहे हैं, या फिर वो अयोध्या से लड़ेंगे, या फिर वो मथुरा से लड़ेंगे, जैसा कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि योगी जी को मथुरा से लड़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें, ये मांग करने वालों में सबसे पहला नाम बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का है। हरनाथ सिंह यादव यूपी से राज्यसभा के सांसद हैं। वो समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के रहने वाले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी रहे। उन्होंने तो इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिख दिया है। सांसद हरनाथ सिंह इसके पीछे उसे उस सपने की दुहाई दे रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं। वो 2 बार उनके सपने में आ चुके हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े मथुरा से, ये कृष्ण जी कह रहे हैं,
सुनिए एक बार। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को। वैसे मन में एक प्रश्न यह भी है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें, तो वो सांसद साहब के सपने में आने की बजाय सीधा योगी जी के सपने में चले जाते। उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? सीएम की सिक्योरिटी भगवान को थोड़ी रोक सकती, पर ठीक है, सपने का मामला है। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कितनी बार मथुरा गए हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। कुछ संकेत क्या इससे भी मिलते हैं? योगी, और सिर्फ योगी नहीं, सीएम योगी का मथुरा दौरा कितनी बार हुआ है, यह आपको देखना चाहिए। और इसमें कुछ मैसेज है क्या कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगे? 2017 में 5 बार मथुरा गए, 2018 में योगी आदित्यनाथ 4 बार गए, 2019 में योगी आदित्यनाथ 3 बार मथुरा गए, 3 बार गए। 2020 में, तब चलिए भाई कोरोना काल था तो कम निकले होंगे, तो 1 बार गए। और 2021 में 2021 में योगी आदित्यनाथ 7 बार मथुरा गए। तो अगर आप इन सब को जोड़ दीजिएगा तो योगी आदित्यनाथ बीते 5 साल में 20 बार मथुरा गए। 20 टाइम्स मथुरा का दौरा। क्या यह सामान्य है? ऐसे ही कर रहे थे वो लगातार मथुरा का दौरा कर रहे हैं। 29 दिसंबर को अमरोहा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बन रहे हैं तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? उनके बयान के भी मायने लगाए जा रहे हैं। सुनिए एक बार उस बयान को। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना? खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े, अभी अगर लगा रहा हूं मैं, अगर लड़े तो क्या असर पड़ेगा उस पूरे रीजन में, इसको भी समझना चाहिए। तो योगी अगर मथुरा से लड़े तो जिस रीजन पर असर पड़ेगा, ब्रज, आगरा, अलीगढ़, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर उनके वहां से चुनाव लड़ने का असर पड़ेगा। अलीगढ़ मंडल, इस पर असर पड़ेगा। अब मथुरा में जैसे देख लीजिए कौन कौन सा जिला यहां पर है। जैसे मथुरा है, मथुरा में 5 सीट है विधानसभा की। इन 5 सीट में आज की तारीख में 4 बीजेपी के पास है, एक जो है इसमें से वो बीएसपी के पास है। तो मथुरा हो गया। दूसरी है आगरा। आगरा में 9 विधानसभा सीट है। इन 9 सीट में आज की तारीख में 9 की 9 बीजेपी के पास है, 9 बीजेपी। अब है मैनपुरी। मैनपुरी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? यहां 4 विधानसभा सीट है और इन 4 में से 1 बीजेपी के पास है और 3 जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। फिर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में
5 सीट है, इसमें से 4 बीजेपी के पास है और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। फिर है बदायूं। बदायूं में आप देखिए, बदायूं में अभी 6 सीट पड़ती है, विधानसभा सीट। इस 6 में बीजेपी के पास कितनी है? बीजेपी के पास इसमें से 5 है और समाजवादी पार्टी के पास 1 है, बदायूं की। अलीगढ़, अलीगढ़ में 7 सीट है, इसमें से 7 जो है 7 की 7 वो बीजेपी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है। फिर है एटा। एटा में कितनी सीटें हैं? 4 सीट है, ये चारों जो है बीजेपी के पास है, एटा में भी। फिर है कासगंज। अब लिखने की जगह नहीं बची, अब सुन लीजिए। कासगंज की 3 सीट है, तीनों बीजेपी के पास है। हाथरस की 3 सीट है, उसमें से 2 बीजेपी के पास है, 1 बीएसपी के पास है। तो इतनी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा अगर योगी जो है वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक क्लियर मैसेज जाएगा कि इस पूरे मंडल में खुद मुख्यमंत्री अपना प्रभाव छोड़ेंगे अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं और इस मंडल को प्राथमिकता देते हैं। हिंदुत्व, हिंदुओं की बात करना, उस सेंटिमेंट को समझने के लिए मुख्यमंत्री खुद आगे आ रहे हैं यहां से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये अब आप कहेंगे बहुत सारी सीटें तो ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं, तो फिर भाई एंटी इनकम्बेंसी अगर होगी तो खुद मुख्यमंत्री का वहां से लड़ना जो मैसेज देगा वो उस एंटी इनकम्बेंसी को काट देगा। जैसे जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने वाराणसी चुना, वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। वैसे योगी आदित्यनाथ, जैसे अभी तक अखिलेश यादव कह रहे थे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे वो नहीं लड़ेंगे, मायावती नहीं लड़ेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतर रहे हैं तो बहुत स्पष्ट मैसेज दे देंगे। पहली बात तो यह कि भाई कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं देखो खुद उतर रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और दूसरा, अगर मथुरा से लड़ते हैं तो इतनी सीटों पर क्लियर मैसेज चला जाएगा। तो यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही तो विपक्ष पर भी दबाव बढ़ गया। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि वो भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे यह पार्टी तय करेगी। अखिलेश यादव भी अभी आजमगढ़ से सांसद हैं। पहले अखिलेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि योगी के ऐलान के बाद उन्होंने भी चुनाव लड़ने का मन अब जाकर बनाया है। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहां से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कहते कि मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी जहां से कह देगी वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी भी तो वही कहेगी जो अखिलेश यादव चाहेंगे। तो लेकिन अगर अखिलेश यादव जो पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अब चुनाव लड़ने की बातें उनको करनी पड़ रही हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ ने उनको मजबूर किया है सियासी तौर पर। क्योंकि योगी लड़ेंगे और अखिलेश नहीं लड़ेंगे तो बहुत मैसेज गलत चला जाएगा कि अखिलेश डर रहे हैं। तो योगी ने मजबूर कर दिया अखिलेश यादव को भी चुनावी मैदान में उतरने पर। मतलब उन्होंने कहा कि खेलना है तो फ्रंट फुट पे खेलिए दोनों लोग, पीछे पीछे क्या खेलना है। अब देखते हैं खेल कहां जाता है। लेकिन सियासत में किसकी हेल्थ जो है वो बरकरार रखेगी जनता, किसकी बिगाड़ देगी, ये तो बात की बात है। अभी फिलहाल आपकी हेल्थ की चिंता है, इसलिए हेल्थ की क्लास लगाते हैं। ओमाइक्रॉन को मासूम समझने वालों की क्लास लगाते हैं। आपको गोवा का वायरल वीडियो, बागा बीच की तस्वीरें, ये आपको देखना चाहिए। और इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, मतलब इस भीड़ में लोग घुसने की हिम्मत कैसे जुटा पाए, क्योंकि पांव रखने की जगह नहीं है। इसमें तो आप गेम खेल सकते हैं कि एक सिक्का गिरा दीजिए और बोलिए दिखाओ, जो वो सिक्का ढूंढ देगा उसको मैं 2000 का नोट दूंगा। नहीं ढूंढ पाएगा, हाथ का उसका कचुंबर निकल जाएगा, इतने लोग चढ़ के निकल जाएंगे।
ये हाल है भाई। इस तस्वीर को देखिए, मतलब कैसे लोग यहां सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन कम पड़ जाए, इतने लोग हैं, और उसमें कुछ महानुभाव गाड़ी भी लेके गए। उनकी गाड़ी तो धक्कम धेड़ में निकल जाएगी, वैसे जैसे नदी में बहती है वैसे बहेगी। दिसंबर भर में 10 लाख से ज्यादा लोग गोवा गए थे। अच्छा, एक और वायरल वीडियो आपको देखना चाहिए, वृंदावन का वीडियो है। यहां भी भयंकर भीड़ है, बाप रे बाप। इसको देखिए आप, ये वृंदावन की तस्वीर है। मतलब इस तस्वीर को देखने के बाद अगर इसमें किसी का हाथ छूट जाए, फिर तो अब आप पेपर में ही ऐड दीजिए कि मिलोगे कि नहीं मिलोगे, इनको देखे हैं, वैसा वाला हाल। और ये कोरोना के केसेस के बीच में भारत में ओमाइक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को मिला था। 2 दिसंबर को कोरोना के डेली केस कितने थे आप देखिए, 9,216। 2 दिसंबर जब पहला केस मिला था ओमाइक्रॉन का, तब भारत में केसेस थे 9,216 केस थे। आज 3 जनवरी है और आज की तारीख में केस कितने हो चुके हैं? 33,750 केस हो चुके हैं। मतलब एक महीने के अंदर कहां 9,000 से बढ़कर 33,750 हो गए। यानी बढ़त अगर आप देखिएगा तो 300 गुना से ज्यादा है, 350 गुना। संक्रमण दर, संक्रमण की दर देखिए कितनी तेजी से यह बढ़ रही है। दिल्ली में 6.5%, इतनी तेजी से दिल्ली में केस बढ़ रहा है। मुंबई में 17% दर है संक्रमण की दर, और गोवा में 11%। इतनी तेजी से कोरोना जो है वो ऊपर भाग रहा है, और लोग जो हैं वो जगह एक दूसरे को देने को तैयार नहीं। ये हालत है। अमेरिका के रक्षा मंत्री को कोरोना हो गया है। कोरोना रक्षा मंत्री देख रहा है। डबल डोज ही नहीं, बूस्टर डोज भी लगी हुई थी। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे प्रमुख लोगों में से एक है। वहां के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कोरोना पॉजिटिव हुए और इन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं। दोनों डोज लगी हुई थी और अक्टूबर में इन्हें बूस्टर डोज भी लग गई थी। ओमाइक्रॉन की वजह से अमेरिका में कोरोना के डेली केस 6 लाख तक पहुंच गए। कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसे कमजोर कौन कर रहा है? इमरजेंसी फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब आप सोचिए, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज का फंड 23,123 करोड़ रुपया, राज्यों ने इस्तेमाल कितना किया? मात्र 17%। सिर्फ 17%। आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, पीडियाट्रिक आईसीयू एचडीयू बेड्स खरीदने के लिए फंड दिया गया था। 2021 के अगस्त में कैबिनेट ने इमरजेंसी फंड के तहत 23,000 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी थी। राज्यों से सलाह और इनपुट मिलने के बाद यह राशि जारी की गई थी। प्लान के तहत 7 राज्यों में हजारों बेड बढ़ाए जाने। ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर 15 दिसंबर को केंद्र और राज्यों की बैठक हुई। केंद्र की तरफ से राज्यों को बताया गया कि इमरजेंसी फंड से 958 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाए जाने, 1,374 अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम लगाया जाना है, 14,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाए जाने। इमरजेंसी फंड का आधा इस्तेमाल भी ये लोग नहीं कर पाए। पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं है, और अभी जब केस बढ़ेंगे तो इधर से उधर फेंकते चलेंगे। मेरी नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी थी, उसकी नहीं थी, तुम देख लो। इस सोच को भी हटाना होगा कि इस बार कोरोना से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में आबादी के हिसाब से ना डॉक्टर है ना अस्पताल, सब आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया ओमाइक्रॉन से माइल्ड केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ केसेस गंभीर हो सकते हैं उसमें आप भी तो हो सकते हैं, तो बच के तो चलिए। हमारे यहां भारत के अंदर हर 10,000 की आबादी पर 10,000, हर 10,000 पर 5 अस्पताल के बेड हैं। अब आप सोचिए, 10,000 पर 5 हैं। 10,000 पर डॉक्टर कितने हैं? 8 डॉक्टर हैं। जो दुनिया में सबसे आगे हेल्थ स्ट्रक्चर के मामले में,
वहां 10,000 की आबादी पर सामान्य तौर पर 25 से 50 डॉक्टर होते हैं, हमारे यहां 8 है। 25 से 35 हॉस्पिटल बेड होती है, हमारे यहां 5 है। बेड अवेलेबिलिटी के मामले में दुनिया के 167 देश हैं, उसमें भारत जो है, भारत का रैंक कितना है? 155वां रैंक है। अब आप सोच लीजिए, ये सब देख के चलिए, इतना भीड़ में घुस रहे हैं, ये देख के चलिए कि जब इस भीड़ में 1% भी अगर सीरियस हुआ तो हम आबादी भी तो इतनी है ना, उस 1% का आंकड़ा कितना बड़ा हो जाएगा। यहां तक कि बांग्लादेश हमसे बेहतर है, वहां 10,000 की आबादी पर 8 हॉस्पिटल बेड है, पर देश छोटा है, हम बड़े देश हैं। एक व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार प्रभावित होता है, ऑफिस प्रभावित होता है। अगर इस तरह फिर से लाखों केस एक दिन में आने लगे तो फिर लाखों लोग बीमार होकर एक साथ में बैठ जाएंगे। इसलिए हमें इस सोच को हटाना होगा कि अगर संक्रमण भी हो गया तो कुछ नहीं होगा। 140 करोड़ की आबादी में अगर कुछ % लोग भी संक्रमित हुए तो गंभीर हुए और हेल्थ सिस्टम पर दबाव बना तो समस्या खड़ी हो सकती है। अमेरिका में आज आईसीयू और इमरजेंसी बेड्स फुल हैं, जबकि उनकी आबादी 33 करोड़ है और हम 140 करोड़। इसलिए सोच समझकर, हल्के में मत लीजिए, यह बार बार कह रहा हूं। ठीक है, हो सकता है हल्का इफेक्ट डालता हूं, आप सीरियस रहिए ना भाई, मास्क लगाइए, दूरी मेंटेन कीजिए। कुछ ही दिन में साउथ अफ्रीका में केसेस घटने शुरू हो गए, कुछ दिन में अपने आप ही ओमाइक्रॉन चला जाएगा अगर हम जिम्मेदारी निभाएं। आज के लिए पाठशाला में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।